हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। अब आप एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। अब आप एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। अब आप एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। वेलकम टू द शो इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। आपको शो का फॉर्मेट तो पता होगा, लेकिन इससे पहले मैं उस डिटेल में जाऊं, सारे सुनने वालों को मेरी तरफ से TV 99 की तरफ से बहुत ईद मुबारक। आई होप आप लोगों ने ईद बड़ी इंजॉय की हो इस वीकेंड के अंदर और आपके घर वाले सारे महफूज हैं। शो जिस तरह आपको पता है, एंड यू मस्ट हैव सीन द प्रोमो एक्सेट्रा, के शो के दौरान हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का, UK इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप टेलीफोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जिससे आपके मसले का कोई हल निकल आए। एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं कि जब आप कॉल करते हैं, कभी कभी मैं किसी और जो आपसे पहले कॉलर होते हैं उनका जवाब दे रहा होता हूं, तो थोड़ा आपको शायद सब्र करना पड़े। देन आई विल टेक यू लाइव ऑन द शो और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। देन यू कैन TV पे मेरा जवाब भी सुन सकते हैं। तो इससे पहले कि हम कोई कॉल्स लें, आपको फॉर्मेट के बारे में एक और बात भी पता होगी कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि शो के शुरू में कोई ऐसी बात करूं इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मैं देखता हूं प्रैक्टिस के अंदर के थोड़े इश्यूज़ हैं लोगों के साथ, और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। तो आज मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं बेल एंड डिटेंशन की, इस वजह से भी कि आजकल होम ऑफिस वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, डिटेंशन्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। देखें, ये तो आम लोगों को भी पता होगा कि मोस्ट लाइकली जब होम ऑफिस किसी को डिटेन करती है, जिनके पास वीज़ा वैलिड है, उनको उस सूरत में डिटेन करती है कि अगर उन्होंने कोई वीज़े की कंडीशंस को ब्रीच किया है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है कि अगर उनको काम की परमिशन नहीं है, होम ऑफिस ने कहीं उनको पकड़ लिया जहाँ वो एक्सेसिव काम कर रहे हैं, उनके पास एविडेंस है, तो मोस्ट लाइकली वो उनको डिटेन कर लेते हैं कि जी क्योंकि आपकी कंडीशन आपने ब्रीच की है तो हम आपको लेके जा रहे हैं, बिकॉज वी विल देन मेक अ डिसीजन और हम आपका मोस्ट लाइकली वीज़ा कटेल कर देंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक ज़माने में अपील वगैरह की या कोई एप्लीकेशन डाली, उसके बाद अपील की, सारे राइट्स एग्जॉस्ट हो गए, दे बिकम ओवरस्टेज। तो होम ऑफिस अगर उनको भी इनकाउंटर करता है तो देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि उनको डिटेन कर सकते हैं। या जो लोग इलीगल एंट्रेंस होते हैं, यानी कि होम ऑफिस के रिकॉर्ड्स में उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, होम ऑफिस उनको कहीं से उठा ले तो अपने साथ ले जाता है। अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं और मैं उधर बात करता हूँ कि अगर किसी को डिटेन कर लिया जाए, जो एक मिसकंसेप्शन, मैं पहले भी 2 दफ़ा इसके ऊपर मैंने शो में किया था, बट मैं नोट करता हूँ कि लोगों को अभी भी एक मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई बंदा डिटेन हो जाए, कोई शख्स या कोई आपके जानने वाले, तो लोग पहला सवाल ये करते हैं जी आप उनको पहले बेल पे बाहर निकाल दें, बिकॉज होम ऑफिस जब आपको डिटेन अगर कर लेते हैं तो आपको आपके बेल राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शीट देते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग अज्यूम करते हैं कि जी आप इमीडिएटली बेल डालें, हमारा बंदा बाहर निकल आएगा। तो पहले तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि होम ऑफिस सिर्फ उसी सूरत में किसी को डिटेन करता है वेयर दे बिलीव
दी रिमूवल इज़ इमिनेंट, यानी कि वो अब डिसीजन लेंगे और बंदे को रिमूव करेंगे, या दे बिलीव कि बंदा एब्सकॉन्ड करेगा, यानी कि दे हैव गुड रीजंस टू बिलीव कि अगर हमने इस बंदे को रिलीज़ किया और बाद में डिसीजन दिया और इसको रिपोर्टिंग कंडीशंस इन पे अप्लाई की तो ये रिपोर्ट नहीं करेंगे। सो होता ये है मोस्ट लाइकली केसेस के अंदर कि जो आपका इमिग्रेशन स्टेटस होता है वो थोड़ा इशू होता है होम ऑफिस के साथ, यानी कि या तो आपकी लीव कटेल हो चुकी होती है या आपके पास कोई इमिग्रेशन स्टेटस नहीं होता। तो उस सूरत में जो पहला फोकस होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो आपके लिए एक्ट करते हैं वो ये होता है कि पहले आपका केस का स्टेटस होम ऑफिस से पूछा जाए, और अगर आपका कोई केस पेंडिंग नहीं है तो पहले ये देखा जाए कि कौन सी एप्लीकेशन डाल सकती है होम ऑफिस के साथ। अब ये भी एक इशू उसमें होता है कि क्योंकि आप डिटेन्ड हैं तो आपका जो स्कोप है एप्लीकेशन का वो थोड़ा लिमिट हो जाता है, या अगर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा था, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, और होम ऑफिस आपको इस बेसिस पे लेके गया कि जी कोई ब्रीच ऑफ वीज़ा कंडीशन आपने की है, तो जारी बात है जो एविडेंशियल बर्डन होता है वो होम ऑफिस पे है कि उन्होंने ये प्रूव करना है कि जी किन बेसिस पे उन्होंने इस बात को स्टैब्लिश किया है विद एविडेंस कि यू हैव ब्रीच्ड योर वीज़ा कंडीशंस। तो फिर हम लोग उसके ऊपर भी फाइट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले इमिग्रेशन स्टेटस या जो उनका एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू जाना पड़ता है ताकि कोई ना कोई इमिग्रेशन का केस आपका होम ऑफिस के साथ ओपन हो जाए। उसके बाद बारी आती है बेल की, बिकॉज जब आप एक बेल मोस्ट लाइकली आप पहले चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन डालते हैं कि जी ये रीजंस आप हमारे एप्लीकेंट को बेल दे दें, लेकिन देखने में यह आया कि मेजॉरिटी केसेस में चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर बेल ग्रांट नहीं करते। तो उस सूरत में जो अगला स्टेप है वो है कि आप ट्राइब्यूनल के अंदर बेल एप्लीकेशन डालते हैं, और ये नॉर्मली फर्स्ट डे ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन जाती है और आप एक इंडिपेंडेंट जज के आगे आप प्रेजेंट होते हैं, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और मोस्ट लाइकली अगर आपकी डिटेन्ड हैं तो वीडियो लिंक के साथ आपको कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, और आपकी जो श्योरिटीज़ मैं भी आता हूँ वो भी आते हैं कोर्ट में और बताते हैं कि जी क्यों आपको रिलीज़ किया जाए। तो पहला जो मैं पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वो ये कि जी इमीडिएट जो रिएक्शन है वो बेल नहीं है। जो इमीडिएट रिएक्शन है क्रोनोलॉजी के अंदर वो ये है कि किस वजह से होम ऑफिस ने डिटेन किया है, और जो वजह है उसके बेसिस पे आपको कोई रिएक्टिव पहले प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं है मोस्ट लाइकली आपको कोई एप्लीकेशन कोई फ्रेश क्लेम डालना पड़ेगा, और अगर आपकी वीज़ा कंडीशंस ब्रीच हुई हैं तो आपको होम ऑफिस से एविडेंस मांगना पड़ेगा ताकि आप उनसे कह सकें कि जी आप अभी मुझे नहीं भेज सकते, मेरा केस ऑन गोइंग है। फिर अब बात आ जाती है कि जी पहले तो आपने अपना इमिग्रेशन स्टेटस का मसला हल किया, फिर बात आती है बेल की। अब जो लोग नॉर्मली बेल के अंदर अगर आपके कोई जानने वाले जा चुके हैं, अगर कभी आपको इत्तेफाक हुआ है किसी के थ्रू कि क्या प्रोसेस है, जो मेन समरी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बेल के दौरान। एक तो श्योरिटी हो गई, और उसके बाद ये आ जाता है, मैं ऑफ कोर्स कुछ लोग कहेंगे कि जी अमाउंट कहने लगे, नहीं वो मैं बाद में आऊँगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है और कितना एमिनेंट है रिमूवल, यानी कि क्या बैरियर है। जज कहना चाहता है कि जी अगर मैंने इस बंदे को छोड़ दिया तो क्या रीज़न है कि होम ऑफिस के साथ ये बंदा इन कांटेक्ट रहेगा। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी रीज़न ये होगी कि जी इसका केस पेंडिंग है और इसको होम ऑफिस से डिसीजन की उम्मीद है, और उसके बाद ये आगे केस को फाइट करेगा अगर ज़रूरत पड़ी, बिकॉज स्टैट्यूटरी राइट्स हैं अपील के इसके पास, वो एक अलग इशू है। बट एटलीस्ट द जज वांट टू नो कि क्या रीज़न है कि ये बंदा होम ऑफिस के साथ इन कांटेक्ट में रहेगा अगर हमने इसको रिलीज़ किया। फिर बाद में जज ये देखना चाहता है कि यानी कि श्योरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी जज की नहीं है बेल के दौरान। जज सेकंड इशू उठाएगा कि जी श्योरिटीज़ कौन कौन है। अब उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि श्योरिटीज़ कोई ऐसा शख्स हो या कोई फैमिली मेम्बर हो जिसका कोई ना कोई कंट्रोल है बंदे के ऊपर जो कि एप्लीकेंट है। बिकॉज द जज एक श्योरिटी जाके क्या कह रहा है कि जी मैं श्योरिटी देता हूँ कि जब भी होम ऑफिस ने इस बंदे को बुलाया तो ये ज़रूर आएगा और होम ऑफिस के आगे अपने आप को पेश करेगा। सो दैट इज़ व्हाट द जज वांट्स टू नो कि आपका इन्फ्लुएंस कितना है एप्लीकेंट के ऊपर। श्योरिटी से जज पूछता है कि अगर कल कोई थिंग्स ख़राब भी होगी तो यू विल स्टिल मेक श्योर कि ये बंदा एप्लीकेंट ज़रूर होम ऑफिस को अपने आप को पेश करेगा ताकि एब्सकॉन्ड ना कर सके ये बंदा। फिर ऑफ कोर्स अमाउंट की बात आती है कि श्योरिटी के अमाउंट जमा कराए, उसमें काफ़ी वेग फिगर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं जी 5,000 10,000, कुछ कहते हैं 100 पाउंड 200 पाउंड। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अमाउंट एक हद तक मैटर करता है बट इतना ज़्यादा नहीं। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जज के लिए इशू होता है वो बंदे की हिस्ट्री होती है। जज ज़्यादा इस चीज़ को बेल के दौरान देखना चाहता है कि अगर मैंने इसको रिलीज़ कर दिया व्हाट आर द चांसेस कि ये बंदा ज़रूर होम ऑफिस को रिपोर्ट करेगा, और जो चांसेस हैं वो ज़्यादातर उस वक्त हाई हो जाते हैं इफ़ द रिमूवल इज़ नॉट इमिनेंट। यानी कि ये बात गारंटी नहीं है कि बंदा रिमूव हो जाएगा, बिकॉज कोई ना कोई एप्लीकेशन चल रही है, कोई ना कोई प्रोसेस
है बीच में जो जज को आप बता सकते हैं बेल एप्लीकेशन के हियरिंग के दौरान कि जी अभी इसका कोई रिमूवल एमिनेंट नहीं और पता नहीं कितना अर्सा इसको डिटेन होना पड़े। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं इन समरी में आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर आपका कोई जानने वाला या खुदा न खास्ता आपके साथ ये वाक़या हो कि आप डिटेन हो जाएं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका इमिग्रेशन स्टेटस है, यानी कि आपकी कोई एप्लीकेशन आया पेंडिंग है इस वक्त या नहीं है। अगर आपको डिटेन किया गया मोस्ट लाइकली नहीं होगी तभी डिटेन कर रहे हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो मोस्ट लाइकली आपने कोई वीज़ा कंडीशन ब्रीच की है और उसकी वजह से होम ऑफिस वाले आपको डिटेंशन के अंदर लेके गए हैं। फिर ज़रिए अगर आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या अगर आप खुद अपना केस डील करें तो आप सबसे पहले उनसे पूछेंगे जी कि क्या एविडेंस है आपके पास कि आप बोल रहे हैं मैंने वीज़ा कंडीशंस ब्रीच किए, बिकॉज बर्डन होम ऑफिस के ऊपर होता है। एक कॉलर भी है हमारे साथ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपने वेट किया। लेट मी जस्ट ट्राई टेकिंग द कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरे शहजाद तारिक साहब से प्लीज बात करवाइएगा। जी जी, आप बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा और फरमाएं अपना सवाल। आप बात कर रहे हैं ना? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा शहजाद साहब, मैं अबीरा बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से, और मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि हम लोगों ने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने इन अराउंड जून में। कब अप्लाई किया था? जी सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। कब अप्लाई किया था इंडेफिनिट के लिए आपके हस्बैंड ने? उसके बाद बायोमेट्रिक एनरोल करवाया था जुलाई में, और उसके बाद हमें कोई गेट बैक नहीं हुआ, और अब हमें क्या करना चाहिए? सॉरी, मैं लास्ट बिट, आई एम वेरी सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जब बायोमेट्रिक हो गया उसके बाद मुझे समझ नहीं आपका सवाल। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, थैंक यू। हेलो जी जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। मैं आपसे कह रही थी कि हम लोगों ने जून में अप्लाई किया था, जुलाई में एनरोलमेंट करवाई थी बायोमेट्रिक की, और अभी तक हमें गेट बैक नहीं हुआ। ऑलराइट, तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि किस तरीके से आप उनको चेस अप करें? जी। ऑलराइट मैम, मुझे आप ये भी बता दें कि आपने किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एप्लीकेशन डाली थी या खुद डाली थी मैम? नहीं, हमने एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव से एप्लीकेशन डलवाई थी, और मेरे हस्बैंड पहले स्टूडेंट डिपेंडेंट थे, और उसके बाद उनके HSMP Tier 1 हो गया था, उनका यहाँ पे लीगल से 10 ईयर पे क्वालिफाई कर गए थे। ऑलराइट, तो 10 ईयर के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया। आजकल क्या टर्नओवर एप्लीकेशन चल रहा है? जी मैं बता देता हूँ मैम, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर कॉल और ईद मुबारक। सॉरी मैं बोलना पहले भूल गया। देखिए, पहली बात है जो 10 ईयर लॉफुल एप्लीकेशंस है उनमें इस वक्त टाइम लग रहा है। ऑन एवरेज जो देखने में आया इट्स टेकिंग 6 to 8 months। अगेन प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट, मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। तो 6 to 8 months इस वक्त लग रहे हैं उन एप्लीकेशंस के अंदर। और ऑफ कोर्स जो बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट से। ऑफ कोर्स जब आप बायोमेट्रिक करते हैं तो वो आगे इन्फॉर्म करते हैं डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट को कि हाँ जी आप एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस अप कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेंट ने आके फिंगरप्रिंट्स दे दिए हैं। लेकिन कुछ ये मिसकंसेप्शन है लोगों की कि जी अगर बायोमेट्रिक हो गए तो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। नहीं, बायोमेट्रिक इज़ अ टोटली डिफरेंट डिपार्टमेंट। वो प्रोसीजर उन्होंने पॉलिसी चेंज की थी कि अब हर एक को बायोमेट्रिक कार्ड मिलेगा, तो उस वजह से वो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हर एक की ले रहे हैं। तो अब बायोमेट्रिक पहले उनको बताएंगे, वो डिसीजन लेंगे, और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया जो टर्न अराउंड है वो 6 to 8 months का है इस वक्त। अब जो दो चीज़ें आप कर सकती हैं टू सम एक्सटेंड के थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाए, तो टू बी ऑनेस्ट जो होम ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आप उस पर कॉल करें, हम भी पहले ट्राई कर चुके हैं, तो एक ही जवाब देते हैं कि जी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, हमें मिल गई है, आपको ड्यू कोर्स पता चल जाएगा। तो जो दो काम आप कर सकते हैं, एक तो ये कि अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिक्वेस्ट करें तो वो होम ऑफिस को कोई एडेंडम लेटर लिख देंगे कि जी इतने अरसे से हमने एप्लीकेशन डाली, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उस लेटर का इतना इफेक्ट नहीं होता होम ऑफिस पे। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जहाँ तक बात आती है जो सेकंड आपके पास ऑप्शन है वो मैम ये है कि आप अपने लोकल MP के पास जा सकते हैं और उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी प्लीज़ अगर आप होम ऑफिस को ख़त लिख दें ताकि हमारी एप्लीकेशन का डिसीजन आ जाए, बड़े अरसे से हम वेट कर रहे हैं। तो जो MP है वो होम ऑफिस को ख़त लिखेगा, और होम ऑफिस का अपना MP लिएज़ॉन डिपार्टमेंट है जो लाजमी MP को 21 डेज़ के अंदर जवाब दे। ऑफ कोर्स वो जवाब ये भी दे सकते हैं कि जी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, लेकिन एटलीस्ट उससे थोड़ी सी आपकी फ़ाइल में हलचल आ जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई जब इंक्वायरी जाएगी रेलेवेंट केस वर्क यूनिट को तो कोई ना कोई तो चेक करेगा सिस्टम पे कि जी फ़ाइल का स्टेटस क्या है। तो उससे भी थोड़ी उम्मीद है कि प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए। और इससे पहले आप ये भी सोचें, मैं आपको ये भी बाकियों के लिए भी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि वेबसाइट पे फाइंड माई
लोकल एमपी पे जाके अपना पोस्ट कोड डालें तो आपको आपके लोकल एमपी के एरियाज़ की डिटेल्स पता चल जाती हैं, उनका ईमेल, उनका सर्जरी नंबर। कुछ एमपीज़ के लिस्टिंग आ जाती है कि किन किन दिन वो अपने लोकल एरिया में सर्जरीज़ में बैठे होते हैं। कुछ एमपीज़ अनफॉर्चुनेटली सर्जरीज़ नहीं करते, लेकिन उनके पास उनके डिपार्टमेंट के ऐसे असिस्टेंट्स होते हैं जिनकी ईमेल्स अवेलेबल होती हैं, जिनको आप कांटेक्ट करके एमपी के लिए लेज़ों कर सकते हैं। यानी कि आप उससे अगर मिल भी ना सकें तो एटलीस्ट आप ईमेल भेज सकते हैं एमपी को विद योर रिक्वेस्ट, और जो उनका असिस्टेंट है दे मेक श्योर, जो उनके पीए असिस्टेंट जो भी आप उनको नाम देना चाहें, दे विल मेक श्योर कि एमपी को इन्फॉर्मेशन मिले एंड दे फॉलो इट अप। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मैम। आई होप आपको जवाब फ़ायदेमंद साबित हो आपके लिए। अगेन हम डिटेंशन और बेल की बात कर रहे थे बिफोर दिस कॉल। मैंने आपको समरी दे दी बेल के बारे में, डिटेंशन के बारे में। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जिक्र किया था स्टूडेंट्स के ऊपर, तो मैं थोड़ा उसके ऊपर भी आना चाहता हूँ इस वक्त, बिकॉज स्टूडेंट्स के साथ आजकल थोड़ा एग्रेसिवली होम ऑफिस बिहेव कर रहे हैं दो वजूहात की वजह से। एक तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉलेज अगर उनका सस्पेंड और बाद में रिवोक हो गया और उनका वीज़ा अभी भी वैलिड था, वो ये सोच के वेट कर रहे हैं कि जी होम ऑफिस ने अभी तक हमें 60 डे का लेटर नहीं दिया है। देखें, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस बात का वेट ना करें कि होम ऑफिस आपको 60 डेज़ का लेटर दे। अगर आपका कॉलेज रिवोक हो गया है, आप कॉलेज नहीं जा रहे, तो प्लीज़ इमीडिएटली किसी और कॉलेज में जाके एडमिशन लें और कैश लें और होम ऑफिस में नई एप्लीकेशन डालें। एक चीज़ बिल्कुल भी ना करें जो मुझसे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि जी हमारा वीज़ा तो अभी 1 साल का और पड़ा हुआ है, होम ऑफिस ने हमें 60 डेज़ का लेटर भी नहीं दिया, हम वेट कर लेते हैं। तो वो बड़ा रिस्की प्रोसीजर है। एक तो ये कि देखें, जो बंदा अगर कल खुदा न खास्ता कोई इशू रेज़ होता है और आपका केस होम ऑफिस और बाद में जज के आगे भी चला जाता है, तो एक चीज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जज भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक बंदा जो यहाँ स्टूडेंट आया है, अगर उसने पैसे दिए कोर्स ख़त्म करने के लिए, तो ऑफ कोर्स जो उसका नंबर 1 एम होगा लाइफ में कि मैं अपनी एजुकेशन ख़त्म करूं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर हूं, यानी कि होम कंट्री जाके मैं अपनी जॉब शुरू करूं या किसी और कंट्री, बट एटलीस्ट जो पर्पस है इस कंट्री में आने का कि मैं एजुकेट अपने आप को करूं, वो इमीडिएटली ख़त्म हो, यानी कि जितना जल्दी से जल्दी। तो अगर एक कॉलेज बंद हो गया तो जो एक जेन्युइन स्टूडेंट है वो लाजमी किसी और कॉलेज में एडमिशन इमीडिएटली लेगा और होम ऑफिस को इन राइटिंग देगा कि जी ये मेरी नई एप्लीकेशन है, मैंने कि इन अदर वर्ड्स नई एप्लीकेशन जमा कराएगा। वो बैठ के 4, 5, 6 महीने इस बात का वेट नहीं करेगा कि जी मेरा जब वीज़ा एक्सपायर होगा तो मैं नई एप्लीकेशन डालूंगा। तो इधर ही मुझे कुछ लोग फिर स्टूडेंट्स ही कहते हैं जी कॉलेज ने हमारे पैसे ही नहीं दिए, कॉलेज बंद हो गया, ताला लग गया, हमने 1 मंथ की पे दी, मतलब वो दिया हुआ था, क्या कहते हैं, ट्यूशन फ़ी 1 साल की, सॉरी, और बीच में ही कॉलेज बंद हो गया, हमारी फ़ी भी रिकवर नहीं हुआ, हम किसी और कॉलेज में जाएंगे, वहाँ भी अगर ये हुआ, देखें दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि होम ऑफिस की थोड़ी सी ज़्यादती है कि स्टूडेंट्स को इस एंगल में वो हेल्प नहीं करते, बिकॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाइट ऑनेस्टली स्टूडेंट ज़्यादातर किसी कॉलेज में अगर जाता है तो मेनली इस वजह से भी जाता है कि होम ऑफिस की मोड़ लगी हुई है कि जी हाईली ट्रस्टेड कॉलेज है। बाद में अगर कॉलेज बंद होता है तो आई थिंक होम ऑफिस को भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस काम की लेनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो कोई प्रोविजन नहीं है लॉ में उसकी। होम ऑफिस सिर्फ ये कहता है कि जी हम 60 डे देंगे और आप एक और कॉलेज में एडमिशन लें। तो इन समरी में रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं उनसे ये है कि अगर आपका कॉलेज रिवोक हो गया है, प्लीज़ आप 60 डे लेटर का वेट ना करें, आप होम ऑफिस में नई एप्लीकेशन स्टूडेंट की डालें, बिकॉज यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी। अब कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं जी कि क्योंकि हमारा मिड कोर्स, हमारा जो कोर्स है वो साल के बीच में ख़त्म हुआ है, हमने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, या हमारे पैसे फंसे हुए हैं बैक होम, अभी तक हमें मिले नहीं, तो उन वजूहात की वजह से हम इतनी जल्दी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, वी स्टिल हैव टू वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल। तो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए कम से कम जो होम ऑफिस है उसको आप कोई ना कोई एडेंडम ईमेल लाजमी भेज दें कि देखें जी मेरा कॉलेज अब बंद हो गया है, मैं एप्लीकेशन डालने लगा हूं, लेकिन मैं अपने फंड्स का वेट कर रहा हूं, एंड ऑल्सो मुझे 60 डे का लेटर भी भेज दें, ताकि एटलीस्ट अगर कर कोई इशू रेज होता है तो आपके पास एविडेंस है कि आपने ईमेल करके होम ऑफिस को इन्फॉर्म किया था कि जी मुझे आप 60 डे का लेटर पोस्ट कर दें, तो फिर होम ऑफिस इन ड्यू कोर्स आपको लेटर पोस्ट करेगा। बट अगेन जो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स से ख़ास तौर पे कि प्लीज़ आप वेट ना कीजिए उस लेटर का। फिर उसके अलावा जो मैं एक और बात स्टूडेंट के लिए, मैंने 2 बातें बोली, एक तो हो गया जिनकी ये रेवोकेशन, दूसरा जो इशू जो बहुत हैवी इशू था जो आपने मीडिया पे, टीवी पे, रेडियो पे, अखबार में सुना होगा, वो ETS का था कि काफ़ी
आपको पता है बीबीसी ने, पैनोरामा ने 1 फरवरी में शो किया स्टिंग, जिसमें वो कॉलेजेस के पास गए। सॉरी, कॉलर भी हैं, मैं इसी टॉपिक पे ETS पे भी आता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपसे पूछना था जी। कि मैंने ILR अप्लाई करना था Tier 1 जर्नल पे, तो मेरा बेटी यहाँ बॉर्न हुई है, तो मुझे उसका फॉर्म पे लिखना चाहिए उसका नाम या नहीं, जब मैंने अपना और अपनी वाइफ का लेना है ILR वीजा? बड़ी मेहरबानी, मैं बता देता हूँ। थैंक यू सर फॉर योर कॉल। देखें, आपकी अगर बेटी यहाँ पैदा हुई है और जब आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा तो अंडर दी रेगुलेशंस वो अब आप पेशे कॉल रखते हैं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, आप टीवी पे सुन लें सर, इट बी इजी फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कॉल। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि नॉर्मल जिन लोगों के बच्चे यहाँ पैदा होते हैं वो ये करते हैं कि जब उनका इंडेफिनिट हो जाए तो बच्चों को डायरेक्ट एज ब्रिटिश सिटीज़न रजिस्टर करते हैं अंडर द एक्ट, तो वो उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है, आया उन बच्चों के लिए जो यहाँ पैदा हुए हैं। तो उस सेंस में अगर आपका जब इंडेफिनिट लग जाए तो आपके बच्चे अगर यहाँ पैदा हुए तो आप उनके लिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीज़न। थैंक यू फॉर योर कॉल। मेरे ख्याल से एक और कॉलर हैं लाइन पे, हम उनकी कॉल भी लेने की कोशिश करते हैं। हेलो, सॉरी, आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। मैं अब उससे पे ETS के इशू पे आना चाहता था कि एक तो मैंने आपको बोला कि उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो वीज़ा अगर वैलिड भी हो का कॉलेज बंद हो जाए तो वो इस बात का वेट करते हैं कि होम ऑफिस 60 डे का लेटर दे, और उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी। जो दूसरी कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, वो लोग हैं जिनके साथ होम ऑफिस को काफ़ी इशू है, जिन्होंने ETS के एग्ज़ाम दिए थे और होम ऑफिस को अब इंफॉर्मेशन मिल गई है कि उनके जो ETS के एग्ज़ाम हैं, एक मेरे ख्याल से एक और कॉलर है, मैं उनकी पहले कॉल ले लूँ तो आई फिनिश माई कॉन्वर्सेशन ETS के ऊपर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, वो मुझे ये पूछना है कि वो इमिग्रेशन के लिए लेडीज, लड़की को लाने के लिए एज कोई है, बैरियर है या क्या उसके लिए? इस वीज़े के लिए और आई थिंक आपकी कॉल कट गई। आई डोंट नो आप किस वीज़े पे उनको यहाँ बुलाना चाहते हैं, लेकिन आप सॉरी कौन से वीज़े पे बुलाना चाह रहे हो? नहीं, जो अगर कोई शादी करे वहाँ जाकर, और लड़की की उम्र की कोई लिमिट है या नहीं है, क्योंकि मेरे किसी ने वहाँ पर एंगेजमेंट करी है जी। और लड़की 19 ईयर्स ओल्ड है, तो ये मुझे मालूम करना है कि उसकी एज लिमिट कोई 19 से ऊपर होनी चाहिए या क्या, कोई नया लॉ तो नहीं आया है इसके बारे में? मैं बता देता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैम, उनका वही अभी लॉ जो बीच में आई नो कुछ अर्से के लिए बढ़ा था लेकिन अब वापस नॉर्मेलिटी पे आ गया। इट्स 18+, यानी कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए स्पाउस दोनों, एंड द ग्रूम एंड द ब्राइड, और वो अप्लाई कर सकते हैं। आई नो आप बात कर रहे थे जो पहले बीच में कुछ अर्से के लिए लॉ चेंज हुआ था लेकिन वो हाई कोर्ट में सक्सेसफुली चैलेंज हो गया। अब आप फिक्र ना करें, अब इट इज़ 18 ईयर्स, सो उनकी एज 19 है, शी विल बी फाइन। अब हम उस इशू पे आते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था ETS का। सॉरी, एक और कॉलर है लाइन पे, अपॉलॉजीज, मुझे आवाज मैंने ILR हेलो, अप्लाई करना है, लेकिन मुझे ये पूछना था कि मैंने बेटी का मैं लेना नहीं चाहता ILR, वो यहाँ की बॉर्न हुई है, तो मुझे इसका फॉर्म पे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए नाम? ओह सॉरी, थैंक यू जी। सॉरी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं है लेकिन मुझे समझ गया, आपने बोला कि अभी मैं बेटी का ILR नहीं रहना चाहता, मैं फॉर्म नहीं, मैंने इसको अप्लाई करूंगा जब मेरा ILR लग जाएगा, मुझे ये उसका फॉर्म पे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? होम ऑफिस इसका ट्रांसफर नहीं होगा? ऑलराइट, मैं बता देता हूँ आपको, बड़ी मेहरबानी। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। देखें, जो आप फॉर्म पे लिखते हैं डिपेंडेंट्स, वो डिपेंडेंट्स आप लिख रहे हैं जिनका भी आप ILR साथ चाहते हैं या जो आपके डिपेंडेंट एक एडजस्टिंग एप्लीकेशन के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि आप अपनी बेटी का ILR अप्लाई नहीं कर रहे तो फॉर्म वाले डिपेंडेंट पे आपने नहीं डालना, आपने अपने कवरिंग लेटर में उस पर मेंशन करना है कि जी मेरी बेटी भी है जो यहाँ पैदा हुई है और जब मुझे इंडेफिनिट मिल जाएगा मैं उसकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दूंगा। लेकिन जो फॉर्म के अंदर डिपेंडेंट की कैटेगरी आती है वो उन डिपेंडेंट्स के लिए जो आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप उनको मेंशन ज़रूर करें। अगर उन्होंने फॉर्म में कई फैमिली मेम्बर्स मांगे हैं तो वो मेंशन कर लें कौन कौन आपकी फैमिली में है। थैंक यू जी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। मैंने आपसे मेरे एक्चुअली 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि मेरे Tier 1 के ऊपर जो है पॉइंट पे सिस्टम, उसमें मेरी और मेरी फैमिली जो 5 ईयर रूट के ऊपर होम ऑफिस में मतलब जा रहे हैं क्रॉयडन। ठीक है। और ये पूछना था कि जो क्रॉयडन ऑफिस है अगर आपके पॉइंट्स पूरे हों तो कि एज सच उनका जो सक्सेस रेट है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? और
सेकेंडली ये पूछना था कि मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड की डेथ हुई है पाकिस्तान में जी। और हम लोग अगर ILR हमें मिल जाता है तो क्या हम उनको किसी तरीके से इधर यूके बुलवा सकते हैं? कोई उनके लिए कोई वे आउट है कि जिससे मतलब हम उनको यहाँ पे सेटल करवा सकें? थैंक यू सर। ओके जी, जहाँ तक पहली बात है सक्सेस रेट की, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। देखें, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी हम लिवरपूल जाएं या हमें किसी ने कहा है जी कि क्रॉयडन से ज़्यादा सक्सेस रेट लंदन से बाहर है। नो, सारा डिपेंड करता है कि विंडो पे आपको किस टाइप का केस वर्कर मिल जाए या किस टाइप के केस वर्कर के पास आपकी फ़ाइल जाए, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और कभी कभी वो फाइल्स ऑडिट के लिए भी उठा लेते हैं, फिर वो आपके टैक्स रिटर्न्स चेक करना चाहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं आपके कैरेक्टर के ऊपर, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, अगर ऑडिट के लिए फ़ाइल पिक हो जाए तो आई लाइक आई सेड कि बड़ा डिपेंड करता है कि केस वर्कर किस टाइप का आपको मिलता है। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। बस वही हम अपने क्लाइंट्स को भी कहते हैं कि स्मार्टली ड्रेसअप होके जाएँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जहाँ तक आपने वेरी अनफॉर्चुनेट, मैंने जो अभी सुना आपने कहा कि उनकी डेथ हो गई, देखें अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा रूट नहीं है सेटलमेंट का उनके लिए जितना भी आपने मुझे बताया जिसकी बेसिस पे वो यहाँ आ सकती हैं। तो आई एम वेरी सॉरी कि आप अगर उनको यहाँ सेटलमेंट के लिए बुला जाते हैं, आपकी बड़ी नोबल कॉज है और आपकी रीजनिंग है उसके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इमिग्रेशन रूल के अंदर कोई ऐसा भी प्रोविज़न नहीं है जिसकी वजह से आप उनको यहाँ बुला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का। वील ट्राई टेकिंग अनदर कॉल। हेलो हेलो हेलो, सॉरी आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे ख्याल से वो बता रहे हैं मुझे कान में कि शायद अभी भी कॉलर हैं। हेलो, आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप हो, कोई बात नहीं। मैं वो जो अपनी ETS के ऊपर बात करना चाह रहा था स्टूडेंट्स के लिए, अगर मुझे मौका मिला कॉल्स लाई तो मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा। वो मैं कहता, एक तो मैंने आपको स्टूडेंट कैटेगरी बता दी जो रेवोकेशन वाला इशू था। अब बीच में अनफॉर्चुनेटली आप समझ लें कि स्टूडेंट्स को किसी ने मशवरा दिया या कोई गलती हो गई उनसे, बट काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स निकले जिन्होंने इंग्लिश असेसमेंट जो है अपनी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने ख़ुद नहीं की और उन्होंने किसी एजेंट के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वो असेसमेंट करवाई इंग्लिश की अपनी। सॉरी, मैं बात ख़त्म करता हूँ। एक और कॉलर हैं अभी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, अपना सवाल पूछिए आप। जी, मैंने पूछना है कि मैंने अपने हस्बैंड को लंदन बुलवाना है फॉर स्पाउस वीजा। यस मैम। जी, तो मुझे 18,600 शो करने, मेरे पास अभी जॉब नहीं है और मैं 2 मंथ्स प्रेगनेंट हूँ और मुझे एडवाइस चाहिए। मुझे किसी ने बोला कि आपके हस्बैंड पाकिस्तान में शो कर सकते हैं 32 लाख, तो आपको काम हो सकता है। ऑलराइट मैम। तो प्लीज इसके बारे में मुझे कंफर्म करें कि अगर मेरे पास 18,600 इनकम नहीं आ रही तो क्या मैं उधर से अप्लाई कर सकती हूँ, अपने सेविंग पे कर सकते हैं? मैम, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम, मैं बता देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। देखिए मैम, आपको रिक्वायरमेंट तो पता होगी वो 18,600 की है। अब उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन है वो सेविंग्स का है और सेविंग्स का एक फॉर्मूला है। एग्जैक्टली तो मुझे भी फिगर्स कैलकुलेटर सामने, बट आइडिया दे देता हूँ कि फॉर्मूला उसका ये है कि जो भी आपकी इनकम है और जो रिक्वायर्ड 18,600, पहले तो आप उसका डेफिसिट निकालें। तो इस केस में आपकी इनकम 0 है और आपको रिक्वायर्ड 18,600 है, तो जो डेफिसिट है वो 18,600 निकला। उन्होंने कहा जो डेफिसिट है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करें। तो अगेन मैं ऑन टॉप ऑफ माई हेड को तकरीबन 37,200, अब सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तकरीबन बन जाएगा। और उसके ऊपर ये जो 2.5 के फैक्टर से डेफिसिट को जब मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऊपर 16,000 आप ऐड कर दें तो वो कोई तकरीबन 63,000 का कोई फिगर वगैरह बन जाएगा। और उन्होंने बोला है कि वो आपके पास 6 महीने के लिए सेविंग होनी चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स, अब अगेन अगर आप पाकिस्तान से कोई करेंसी दिखा रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर लें और 6 महीने के लिए वो सेविंग आपके अकाउंट के अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप सेविंग के लिए जा रहे हैं, उसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स डिसेबिलिटी अलाउंस के ऊपर है, जो उन्होंने सर्टन
लिमिट्स दी हुई हैं अलाउंसेस की, अगर उसके अंदर है तो ऑफ कोर्स उनको 18,600 मीट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो आखिरी कैटेगरी है जिसको थोड़ा मुश्किल होता है प्रूव करना, बट केस बाय केस डिपेंड करता है, अगर कोई एक्सेप्शन अप्लाई हो तो आपके केस में you're प्रेग्नेंट और आपका भी इंशाल्लाह बच्चा भी होगा एंड ऑफ कोर्स दैट बच्चा विल बी बाय बर्थ ब्रिटिश, तो एक्सेप्शन भी आप पे अप्लाई होती है। लेकिन बेहतर ये है कि केस को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए बेहतर ये है कि अगर आप अभी नहीं कमा सकती तो सेविंग के ऊपर रिलाई करें, तो उस केस में 6 महीने के लिए आपको सेविंग की ज़रूरत होगी। मैं ये नहीं कहता आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते ऑन द बेसिस यू प्रेग्नेंट एंड यू रियली वांट योर हस्बैंड हियर, बट देन यू आर एट द मर्सी ऑफ द इमिग्रेशन एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर, और अगर उसने आपकी एक्सप्लेनेशन को ना माना, चाहे आप डॉक्टर का लेटर भी दें, तो फिर आप अपील के अंदर जाएंगी। और टू बी ऑनेस्ट इस वक्त एंट्री क्लियरेंस जो केसेस हैं उनकी अपील्स 6 से 8 महीने बाद आ रही हैं ट्राइब्यूनल के अंदर, इस वक्त जो टाइम स्पैन चल रहा है। तो मे बी उतने अगर अपील का वेट करना है तो बेहतर है कि 6 महीने वेट करके आप अपनी सेविंग पूरी दिखा लें और उसके बाद अप्लाई कर लें। और सेविंग का वो फॉर्मूला याद रखिएगा जो मैंने बोला, और अगर आपको भी याद नहीं आया तो यू कैन कॉन्टैक्ट बाद में, तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा। मेरे ख्याल से मुझे बताया जा रहा है कि लेट्स गो ऑन अ ब्रेक, तो इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। अब आप एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। So every Monday 7 to 8 Immigration Law with Tariq, only on TV 99. Are you having a trouble to access the online Quran? The Quran Easy Way gives you the one-to-one, the family packages and the professional one. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل. Book your first trial today on www.easywayquran.com. Mahir & Co Solicitors, a name you can trust. We provide expert legal. अब आप एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। अब आप एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। मुझे लगता है ब्रेक में कोई कॉलर भी आए थे। इससे पहले मैं कॉलर में जल्दी से बता दूं, सॉरी आई थिंक मैंने 63 बोला था, आई थिंक वो जब 37,200 को ऐड करें 16 में तो 53,200 बनता है। बट एनीवे जिस तरह मैंने बोला कैलकुलेटर मेरे सामने नहीं है, आई मीन ऑन द लाइव शो और फिर कान में भी है, तो बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से टू यू। जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके तो यू मस्ट हैव इट फॉर 6 मंथ सेविंग को शो करने के लिए। अब कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। Could I ask you a question? My husband applied for a spousal visa. All right. And he is almost in 6 months. We've been married 21 years. We were married in the UK. He's also visited the UK in January this year. So he applied for a spousal visa, and we've got a son as well. Any ideas on how long it's going to take? And I do earn over 18,600. And when I started my job 4 years ago as well, so the likelihood of him when he'll get his visa,
and us hopefully him coming there for a settlement visa. He did apply for a visit visa, and I had to go to court, and the judge said it's ridiculous because it was obviously that we had a relationship. So as I and understand, being married in the UK. So just really want to know options really. all right. So as I understand correctly, ma'am, you won the appeal here for entry We clearance. won the appeal last year. He came in January as a result of a visit visa. All right. So it was so did you win the appeal on entry clearance matter or for leave to remain? Yeah, entry clearance. It was more like a stupid thing, intention. No, that's fine. I understand. Yes, that is pathetic. But we did win, and we did say that we had a subsisting relationship. I understand, ma'am. Quite happy with. I just wanted to make sure it's an entry clearance matter. That's all, ma'am. Yeah, I'll yes, explain yes. to you. All right, ma'am. Thank you so much for your call. Thank you. Thank you, ma'am. You had a very interesting question because we've seen this in practice, that if you've been married and before you call your husband over, there is a time span of, there's a time lapse of 6 months and over, they do question whether it is your relationship is genuine and what are your intentions. So of course that happened, and of course you were married for such a long period. It was ridiculous, and I'm very happy you had a very sensible judge and he's given a determination in your favor. Two things you can do. You can go online, and on the website, if you can take the FCO email, they are the entry clearance managers sitting in the relevant port where you made the application for the entry clearance, and you can send them an email and quote the appeal reference number and explain to them that you want them to issue a visa to your husband as soon as possible, and they will take action on that. And the second option you have is to contact the Home Office here. Again, the emails are on the web page. You can extract them and you can write them an email. Thank you so much for your call, ma'am. I wish you all the best. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. जी, मैंने अपने लिए पता करना था कि मैं इंडेफिनिट स्टे के लिए अपना अप्लाई करना चाह रही हूँ. जी. तो उसमें है कि मैंने 4 साल पहले सॉल लेवल 2 किया था, तो वो चल जाएगा अभी तक. All right, ma'am. Thank you so much for your call, ma'am. देखें, जहाँ तक टेस्ट की बात है, वो हर टेस्ट की एक वैलिड डेट होता है. तो मैं अपने हर क्लाइंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इस वक्त एक्टिव टेस्ट हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, और हर टेस्ट के आगे की वैलिडिटी डेट लिखी है. तो क्योंकि आप, मुझे नहीं पता आपने कौन सा वाला किस अवॉर्डिंग बॉडी से किया, और अगर आप मुझे अभी बता भी देंगी तो वो लिस्ट मेरे आगे नहीं, तो मुझे पता नहीं होगा. तो अगर आप मुझे बाद में कॉन्टैक्ट करें और अपने टेस्ट का दफ्तर के दौरान और अपने टेस्ट का नाम बता दें, तो मैं आपको इमीडिएटली देख के बता सकता हूं कि वो अभी तक वैलिड है भी या नहीं, क्योंकि कुछ टेस्ट सिर्फ 2 साल तक वैलिड होते हैं और कुछ थोड़ा लंबे पीरियड के लिए वैलिड होते हैं. तो वो वार्डिंग बॉडी पे डिपेंड करता है. तो वो अगर आप मुझे कांटेक्ट कर लें तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मैम दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप अभी कॉल करके बताएंगी भी तो मुझे टॉप ऑफ द हेड वो लिस्ट याद नहीं है. थैंक यू फॉर योर कॉल, मैम. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. मुझे इमिग्रेशन के बारे में अब पूछना है. ज़रूर पूछिए. मैं ओवरस्टे हो गया हूँ जी. और होम ऑफिस में मैंने ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन दी थी, वो भी रिजेक्ट हो गई, और मुझे डिपोर्टेशन लेटर भी मिल गया. उसके बाद मैंने शादी की. मेरी एक वाइफ है और वो भी 3-4 वीक से प्रेग्नेंट है. तो उसके बाद मेरे घर होम ऑफिस के UKBA वाले आए जी. और मेरा सब डॉक्यूमेंटेशन देखा, मेरे फिंगरप्रिंट लिए और मुझको ले जाने वाले थे, लेकिन उसने फिर मुझे साइन पर भेज दिया. तो नेक्स्ट 4 वीक में मेरी साइन है, तो अब मुझे क्या करना है? थैंक यू सर. देखें, जो मुझे आपकी बात समझ आई, आपने पहले आप ओवरस्टे हो गए, ठीक है, आपने ह्यूमन राइट्स का क्लेम डाला जो रिफ्यूज़ हुआ, और आपने मुझे कहा कि बाद में मेरी रिलेशनशिप और शादी हुई, यानी कि जो इनिशियल एप्लीकेशन थी उस वक्त शायद ये सर्कमस्टांसेस नहीं थे. अब आपको उन्होंने रिपोर्टिंग पे बुलाया है. आपके पास देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी चाहिए कि अपना केस दोबारा खुलवाना चाहिए होम ऑफिस के आगे. तो उसके 2 तरीके हैं. या तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या मैंने अपने पहले भी शोज़ में बोला था, सब्जेक्ट टू कि आप मीट करते हैं वो रिक्वायरमेंट फ्रेश क्लेम की, तो आप फ्रेश क्लेम भी डाल सकते हैं होम ऑफिस. सो दैट इज़ कंसिडर्ड लाइक एन एप्लीकेशन, और होम ऑफिस आपको रिमूव नहीं करेगा जब तक आपका फ्रेश क्लेम पेंडिंग है. फ़र्क मेनली ये होता है कि एप्लीकेशन में आपने पैसे देने हैं £601 एप्लीकेशन के और लीगल कॉस्ट, जबकि फ्रेश क्लेम में सिर्फ लीगल कॉस्ट देनी है, होम ऑफिस की कोई फ़ी नहीं, तो आपके थोड़े वहाँ पैसे बच जाते हैं. और फ्रेश क्लेम का प्रोसीजर भी है, सब्जेक्ट टू कि आप फ्रेश क्लेम को मीट करते हैं रिक्वायरमेंट को, जो कि जिस तरह आपने बोला मोस्ट लाइकली आप मीट करते हैं.
तो फ्रेश क्लेम वैसे भी आपने इन पर्सन जाके रिपोर्टिंग सेंटर जमा करानी होती है। तो आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि बिफोर आपका रिपोर्टिंग इवेंट हो आप ये डिसाइड कर लें कि आपने फ्रेश क्लेम डालना है या फ्रेश एप्लीकेशन डालनी है, और आप वो डालें ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर ये पहले इशू रेज नहीं हुआ था, अगर हुआ भी था तो अब वो प्रेग्नेंट हैं, तो आई थिंक ये चीज़ पहले शायद रेज ना हुई हो, तो दैट विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ मेरिट टू योर केस कि एटलीस्ट केस ओपन हो जाए। तो पहला तो ये स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं कि आपकी जो मिसेज हैं वो कौन से वीज़े पे हैं, बट अगर उनका इंडेफिनिट है या उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी ब्रिटिश होगा बाय बर्थ। तो अब आगे आ जाते हैं कि जब आप स्पाउजल एप्लीकेशन डालोगे, अगर आपने शादी की है, जो आपने बोला आपने की हुई है, तो स्पाउजल एप्लीकेशन में एक कंडीशन होती है कि इमिग्रेशन स्टेटस की कि आपने 28 डेज से ऊपर ओवरस्टे ना किया हो। तो अनफॉर्चुनेटली आपने 20 डेज से ऊपर ओवरस्टे किया, तो वो पहली चीज़ ये बोलेंगे कि जो इमिग्रेशन रूल स्पाउजल की रिक्वायरमेंट है उस पर आप पूरा नहीं उतरते। फिर जो सेकंड कंडीशन होती है स्पाउजल की, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, उसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस, कि कौन से ऐसे एक्सेप्शन अप्लाई होते हैं जिसकी वजह से इमिग्रेशन स्टेटस की रिक्वायरमेंट ओवरराइड हो जाती है, यानी कि वो उसको फिर देखते नहीं हैं। तो जो एक्सेप्शंस की बात आती है उसमें दो मेन एक्सेप्शंस हैं। एक तो कि कोई बच्चा है रिलेशनशिप से जो कि ब्रिटिश है, जो कि आपके केस में होगा, बट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जब बच्चा पैदा होगा, बट इट इज़ इन द फोरसीएबल फ्यूचर। और सेकंड होता है कि क्या इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं कि आपकी फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं हो सकती आउटसाइड ऑफ यूके। तो आपके पास तो सबसे बड़ा इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है कि आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है, मुझे ये नहीं पता कि उनकी बाकी वाइडर फैमिली किस तरह की है, उनको सपोर्ट दे रही है या नहीं। लेकिन अगर आप उनको सिर्फ सपोर्ट दे रहे हो और उसका कोई मेडिकल एविडेंस भी आप हासिल कर सकते हैं, तो दैट कैन अमाउंट टू एन इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल कि जी जारी बात है शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इन अ वेरी अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। और डिपेंड करता है कि अगर उनकी ऐसी कंडीशन भी है, आई एम जस्ट गिविंग यू सब इन्फॉर्मेशन, तो आप उसकी बेसिस पे भी अपना क्लेम दोबारा रीओपन कराने की अपनी एप्लीकेशन कोशिश कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फिर वही प्रोसेस होगा कि आप होम ऑफिस से कहेंगे जी मुझे नया डिसीजन दें। अगर उन्होंने आपके हक में फैसला नहीं दिया, यू कैन आस्क देम फॉर अ राइट ऑफ अपील, वरना आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट प्लीज डू सबमिट सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन या फ्रेश क्लेम बिफोर यू गो एंड रिपोर्ट टू द होम ऑफिस। थैंक यू फॉर योर कॉल सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। टीवी पर बात करनी थी शहजाद तारिक साहब से। जी मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ सर, अपना सवाल पूछिए। जी सर आप टीवी की तरफ ना देखें, आप फ़ोन पे मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, तो सर अपना सवाल पूछ लें, फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लीजिएगा सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर मेरा सवाल ये है कि मेरा दोस्त तो यूके में जी मेरा सवाल है जी आप टीवी को ना सुने, मुझसे फ़ोन पे बात करें। जी अच्छा थैंक यू। जी मेरे दोस्त है यूके में, वो उन्होंने असाइलम किया हुआ था, तो 1.5 साल पहले उनका असाइलम रिफ्यूज हो गया था। अभी वो फ्रेश क्लेम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि शायद इसके दौरान होम ऑफिस उन्हें डिटेन में ना ले लें, तो इससे बचने के लिए उनके पास क्या हल है? ऑलराइट सर, You've been placed on hold. Please wait. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। पहली बात, अच्छे दोस्त हैं आप, अपने दोस्त के लिए इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप ही अप्रिशिएट्स दैट। देखें मैंने आपको पहले अर्ज किया कि जो फ्रेश क्लेम है, पहली तो बात है कि आपने ये देखना है कि फ्रेश क्लेम की कंडीशंस को आप मीट करते हैं, यानी पैराग्राफ 353 की। तो आपका सवाल उस पर नहीं था, तो मैं उस डिटेल पे नहीं जाऊंगा। जो पॉलिसी है फ्रेश क्लेम की, पहले ही होता था कि फ्रेश क्लेम का एक फॉर्म था, वो आप जमा करा देते थे जो रेलेवेंट केस वर्क यूनिट था। अब उन्होंने थोड़ी चेंजेस कर दी, उन्होंने कहा नहीं, अब आपको इन पर्सन आना है रिपोर्टिंग सेंटर में और वहाँ जाके जमा कराना है फ्रेश क्लेम। अब उसमें घबराने की बात इसलिए भी नहीं है कि फ्रेश क्लेम जो पैराग्राफ 353 है जो अप्लाई होता है फ्रेश क्लेम के ऊपर, उसकी एक और कंडीशन ये भी है सब पैराग्राफ में कि जी अगर आपने कोई फ्रेश क्लेम डाला हुआ है, हम आपको इस कंट्री से रिमूव नहीं करेंगे जब तक फ्रेश क्लेम का डिसीजन नहीं आएगा। तो आई थिंक यू हैव अ वेरी आर्ग्यूबल केस अगर खाना खास्ता होम ऑफिस आपको डिटेन भी करता है जज के आगे कि जी एक तो मैं वॉलंटरी खुद गया हूँ होम ऑफिस के आगे क्योंकि मेरी सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, और सेकंड अभी तो मेरे पास क्लेम पेंडिंग है। तो ऑफ कोर्स एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है कि वो शायद डिटेन कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने केस को आगे बढ़ाना है
तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये लो रिस्क है बिकॉज आप खुद जा रहे हो होम ऑफिस के आगे। अब ये नहीं पता कि पहले कितनी उनकी बुरी इमिग्रेशन हिस्ट्री थी कि होम ऑफिस उनको चेस कर रहा था या उनको रिपोर्टिंग पे लगाया था, वो नहीं आए, बट वो सारा आप अपने नए लेटर के अंदर कवर कर सकते हैं जब रिपोर्टिंग के लिए पहली दफ़ा जाएँ कि इन वजूहात की वजह से मैं नहीं कर सका। तो क्योंकि आपने असाइलम मैटर बोला तो उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, आपको हर हाल में फ्रेश क्लेम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कॉल। वील ट्राई टेकिंग अनदर कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, शहजाद तारिक साहब से बात करूं? जी सर, आप बात कर रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। जी सर मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, आप टीवी पे मेरी आवाज़ ना सुने, फ़ोन पे सुने। आई कैन हियर यू। अपना सवाल पूछिए सर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात सवाल किया था, अनफॉर्चुनेटली कॉल ड्रॉप हो गई थी। सर दूसरा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ जी। कि यूके में रहते हुए एक असाइलम सीकर उसका केस कंफ्यूज हो जाता है और वो जो यूरोपियन स्पाउस का वीजा यहाँ पे अप्लाई करवाना चाहें तो क्या वो स्विच ओवर हो जाता है या असाइलम के बाद यूके में कोई और चांस नहीं रह जाता? बड़ी मेहरबानी सर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जी, पहली बात है कि असाइलम केस अपनी जगह है। अगर वो ख़त्म हो गया, वो मसला ख़त्म हो गया। अब आप उसके ऊपर कोई फ्रेश क्लेम डालें या कुछ और करें, वो वाला केस है। अब आपने बात की यूरोपियन के साथ। देखें जी, यूरोपियन से अगर आप शादी करते हैं तो आपका केस यूरोपियन रेगुलेशन के अंदर आता है। यूरोपियन रेगुलेशन के अंदर आपके पास बेशक वीज़ा ना भी हो, उन्होंने आपको फैमिली परमिट देना है, सब्जेक्ट टू आपकी मैरिज जेन्युइन है, सब्जेक्ट टू कि आपकी जो स्पाउस हैं वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आप किसी ब्रिटिश इंडेफिनिट से शादी करते हैं तो 28 डेज से ऊपर ओवरस्टे नहीं आपको होना चाहिए, अनलेस एक्सेप्शन आप पे अप्लाई करें, जो मैंने पिछले कॉलर को बोला था। क्योंकि आप शादी कर रहे हैं अंडर यूरोपियन रेगुलेशन, आपका जो मर्जी वीज़ा स्टेटस है, जो मर्जी प्रीवियस हिस्ट्री है, वो इतना मैटर नहीं करेगी जब आप फैमिली परमिट एप्लीकेशन डालेंगे। हाँ, सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट आपको कर दूँ कि जब आप शादी के लिए रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो वो आपसे ID मांगेंगे और आपका इमिग्रेशन स्टेटस मांगेंगे। तो अगर आपका इमिग्रेशन स्टेटस ये है कि जी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी या अपीलें रिफ्यूज़ हो गई, तो वो शायद होम ऑफिस को आपकी शादी वाले दिन बुला ले और आपके लिए प्रॉब्लम हो, होम ऑफिस आपको उठा के ले जाए। तो उस सूरत में हम लोगों से रिक्वेस्ट ये करते हैं, जो जनरल प्रैक्टिस होती है, कि आप कोई एप्लीकेशन डाल दें होम ऑफिस के आगे, कोई क्लेम डाल दें कि जी मैं शादी करने लगा हूँ ह्यूमन राइट्स का, ताकि आपका स्टेटस वापस ओपन हो जाए होम ऑफिस के साथ। फिर आप शादी करें और जैसे ही आपकी शादी हो जाए, आपके केस, दोस्त के केस में, तो आप जो फैमिली परमिट एप्लीकेशन है सब्जेक्ट टू आप कंडीशंस मीट करें, वो आप डाल दें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि स्पाउस वीजा जो है वो डिसेबिलिटी अगर कोई बेनिफिट ले रहा हो तो वो कर सकते हैं या उसे एक्स्ट्रा फंडिंग की जरूरत पड़ेगी? ऑलराइट मैम, मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू मैम। देखिए मैम, थैंक यू, मैं भी जवाब देता हूँ मैम। आप फ़ोन रख के टीवी पे जवाब सुन ले मैडम। थैंक यू फॉर योर कॉल। देखिए, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। आपने कहा जी अगर कोई बेनिफिट ले रहा है तो वो स्पाउसल वीज़ा अप्लाई कर सकता है या नहीं। देखें, जो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है स्पाउसल वीज़ा की, वो 18,600 है। अगर आप उसको मीट नहीं करते तो इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज आप अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस आप डिसेबिलिटी अलाउंस वगैरह पे। तो अगर आपकी इनकम 18,600 है तो आप वैसे ही बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज वो आप थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाएंगे जिस पे बेनिफिट्स मिलना शुरू होते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा बेनिफिट भी ले रहा है और कह रहा हो जी मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा है, बिकॉज वो फिर बेनिफिट वाले कहेंगे कि हम आपको बेनिफिट ही, आप इंटाइटल नहीं है बिकॉज यू अर्निंग सो मच मनी। तो इसी वजह से उन्होंने ये लिमिट 18,600 रखी है। थैंक यू फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो सर, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत आप लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरे कजन होते हैं यूके में, उन्होंने यूरोपियन लड़की से शादी की हुई पिछले 4 साल से, उनके पास 5 साल का वीजा है। सर मैं इस मुल्क में असाइलम पे हूँ और मेरे साथ बीवी और 4 बच्चे हैं। क्या वो मुझे एज डिपेंडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसकी क्या कंडीशन? बड़ी मेहरबानी सर। देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अप्रिशिएट किया शो को। देखते रहा करें। जहाँ तक बात आती है, यस देयर इज़ अ प्रोविजन जहाँ जो ऐसे मेंबर्स हैं जो
ईटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को यहाँ स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि या तो वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी शो करें या ये शो करें, जो मेन कंडीशन जो प्रोविजन में चेंज आई है, कि वो उनके हाउस होल्ड के मेंबर हैं। तो कंडीशंस आर नॉट वेरी स्पेसिफिक बट वो केस रेलिवेंट हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं, अपना केस प्रेजेंट करें और ऑफ कोर्स रिलेशनशिप को प्रूव करें, तो वो फिर प्रॉपर तरीके से आपको बताया जा सकता है कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिनको आपने मीट करना है। तो आप वाइडर फैमिली मेंबर की एक तो डेफिनेशन में आ जाएंगे और जो कंडीशंस हैं रेगुलेशन की उसको आप मीट करेंगे। थैंक यू फॉर योर कॉल सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पाल बोल रहा हूँ से। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन था सैलरी पॉलिसी के बारे में, अगर आप बताते तो। किसके बारे में? सैलरी बच्चों की पॉलिसी है जो। सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं समझ आई, एम वेरी सॉरी, दोबारा बोलें। हेलो जी जी, आप अपना सवाल पूरा रिपीट पहले कर लें, पूरा सवाल मुझसे पूछ लें पहले। सर हमने सैलरी बच्चों वाली पॉलिसी केस अप्लाई किया था एक साल पहले। ओके ठीक है। तो उसके बाद रिफ्यूज हो गया और हम जुडिशल रूम चले गए थे। तो कोई चार महीने पहले हमारे सोलिसिटर ने कंसाइनमेंट ऑर्डर साइन कर दिया। सर अभी नीली 4 मंथ हो गए, कोई उसका आंसर नहीं आया। ऑलराइट, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कितनी देर में आंसर आएगा? देखें, मैंने पहले भी शो में रिक्वेस्ट की थी कि होम ऑफिस टाइम लगाता है, स्पेशली जो फ्रेश क्लेम डालते हैं या अपील रेट एग्जॉस्ट होने के बाद कोई और एप्लीकेशन होम ऑफिस में डालते हैं, और स्पेशली ये जो एप्लीकेशंस ह्यूमन राइट, प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ पे जाती हैं, इन पे टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ी जल्दी चाहिए तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने लोकल एमपी के पास जाएं, उनको रिक्वेस्ट करें तो वो होम ऑफिस को ख़त लिखेंगे और उधर से कोई जवाब आ जाएगा। थैंक यू फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप होगी, अपॉलॉजीज। देखिए, मैं एक सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं, जब आप कॉल करते हैं आप पहले मेरी बात सुन लें फ़ोन पे, और फिर आप फ़ोन रखते हैं तो मैं आपको टीवी पे जवाब दे दूंगा। आप टीवी पे अपना मतलब जवाब मेरा सुन लें तो आपके लिए ईजियर रहेगा। आई थिंक उन्होंने दोबारा कॉल किया। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं आपसे क्वेश्चन ये करना है कि मैं इधर 4 साल से यूके में हूँ जी, और मेरी बेटी इधर हुई है, 2-2.5 साल की है जी अभी। मैंने इंटरप्रेन्योर के वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है जी। तो मैं कुछ ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैंने अभी हाउस भी अप्लाई कर दिया है, तो क्या हाउस बाई पे, क्योंकि उसकी प्राइस 1,75,000 है, तो उस हाउस की प्रॉपर्टी की बेस पे और वही चार्ज बेस पे तो मैं FLRO या सालम और कुछ तरह की एप्लीकेशन में डाल सकता हूँ? एक सेकेंड, मुझे ज़रा थोड़ा क्लियर कर दें, जो आपने अभी, क्या आपकी वाइफ कौन सी नेशनैलिटी की है? वाइफ डिपेंडेंट है मुझ पे। मैन एप्लीकेंट। ओके ओके, तो वो उनका कोई यहाँ स्टेटस नहीं है? सॉरी, उनका आपका डिपेंडेंट स्टेटस है आप पे, बट वो इंडेफिनिट या ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है उनका? नहीं, वो इंडेफिनिट। ऑलराइट, ठीक है। और आपने जो सेकंड पार्ट मुझसे पूछा कि आगे क्या ऑप्शन है कि मैं यहाँ असाइलम कर सकता हूँ या नहीं, ये आपने पूछा मेरे से? ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू। देखें, पहले मैं आपको अर्ज कर दूं कि आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन था, और आपने कहा कि हम 4 साल से इधर रह रहे हैं और अभी हम लोगों ने इंटरप्रेन्योर वीज़ा डाला है, और आपने मेंशन भी किया कि आपकी जो बेटी हैं अभी उनको यहाँ 2.5 साल हो गए हैं। तो ज़ाहिर बात है जो यहाँ से आगे जाने के आपके पास रास्ते हैं, तो बेहतर ये है कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर जो आपने एप्लीकेशन डाली हुई है उसी को परस्यू करें। जहाँ तक बात आती है बच्चों के रूट की, वो आपको भी माशाल्लाह पता होगा, क्योंकि इतनी कॉमन नॉलेज हो गई है कि अगर आपके बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाएं तो फिर आप उस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक देखें असाइलम की बात है, वो बड़ा एक सीरियस मैटर है कि आप बोल रहे हैं मेरी जान को ख़तरा है, और उस पर यह बात बड़ी रेलिवेंट होगी कि आप कितने अरसे से इस कंट्री में रह रहे हैं। 4 साल से अब एकदम आपकी जान को ख़तरा हो गया, क्या ऐसी चीज़ हुई है बैक होम कि अब आप कह रहे हैं मेरी जान को ख़तरा, और पहले आपकी जान को ख़तरा नहीं था? तो उस पर ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि रिसेंटली आप अपनी होम कंट्री की और वहाँ से आपको
कुछ पता चला, लेकिन ज़्यादातर जो प्रैक्टिस में देखा जाता है कि जिन लोगों की प्रॉपर वीज़े चल रही हैं और एकदम बोलें कि जी हमने असाइलम करना है, उनको काफ़ी बर्डन ऑफ प्रूफ उनका थोड़ा हाई होम ऑफिस की नज़र, लॉ की नज़र में नहीं, होम ऑफिस की नज़र में हो जाता है कि जी एकदम आप क्यों अब बोल रहे हैं। सो अगेन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको प्रॉपर आराम से किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर जाके बात करनी चाहिए। एटलीस्ट मैंने आपको टीवी पे इंफॉर्मेशन दे दी है। थैंक यू फॉर योर कॉल सर। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी मेरा सवाल मेरे कजन के बारे में है जी। वो पिछले 5 साल से डिसेबल है, वो स्पाउस के लिए अप्लाई कर रहे थे 5 साल से जी। तो फॉर सम रीजन ही हैज बीन रिफ्यूज्ड, 3-4 दफा रिफ्यूज हो चुके हैं, अब फ्रेश अप्लाई करेंगे इस साल जी। तो मैं पूछना था कि किसी उनके एमपी वगैरह से एडिशनल लेटर उनके काम आएगा और फंड्स के बारे में बता दें कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं डिसेबिलिटी उनका फंड्स से दोबारा स्पाउस आ सकती है उनकी दफा की नहीं। ऑलराइट, थैंक यू जी। देखिए आपने 3 डिफरेंट सवाल पूछे। पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूं कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट मेरे लिए भी जानने के लिए कि किन वजूहात से उनका इतनी दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो ऑफ कोर्स टीवी के ऊपर आई कैन ओनली गिव यू इन्फॉर्मेशन, बट आपको किसी के दफ्तर जाके आराम से बैठ के पहले पुराने रिफ्यूज़ल दिखाने हैं ताकि ये देखा जाए कि क्यों बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है, पहली बात। सेकंड बात, ये लोगों को देखिए जो एमपी है, आई बी ऑनेस्ट, उनका बेहतर उसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं कि अगर एप्लीकेशन को आप क्विकली प्रोसेस करवाना चाह रहे हो। एप्लीकेशन जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर एमपी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ये लोगों की रॉन्ग थिंकिंग है पहली। अब आखिरी बात, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि जी डिसेबिलिटी अलाउंस पे हैं, कितना उनको अलाउंस चाहिए प्रूफ करने के लिए। तो देखें अभी मुझे इनकम बेनिफिट का जो फिगर है वो मेरे टॉप ऑफ द हेड नहीं है, बट मैं राउंड ऑफ करता हूँ कि अगर मैरिड कपल का 450 है, आप उसमें रेंट अपना एज ऐड कर लें जो आपका घर का है, तो वो जो फिगर बनता है आपके जो डिसेबिलिटी अलाउंस है वो एटलीस्ट उस फिगर का होना चाहिए। तो देन इट सेज कि यू आर एडिक्वेटली मेंटेन, बिकॉज जो लोग डिसेबिलिटी अलाउंस पे उनको 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी, उनको बस ये दिखाना है कि दे आर adequately maintained, they can adequately maintain themselves। तो वो जो डिसेबिलिटी का नॉर्मली फिगर होता है, एज लॉन्ग एज आप किसी बहुत बड़े घर में नहीं रहते, दैट डज नॉर्मली कवर द एडिक्वेट मेंटेनेंस। बहुत कम ऐसे मैंने केसेस देखे कि कवर ना करे, बट उसके लिए वो एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको भी बॉल पार्क फिगर बताया है कि अगर 450 मंथ का कपल का इनकम बेनिफिट उसमें आप ऐड कर लें रेंट, तो जो टोटल बनता है उतना डिसेबिलिटी बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है। तो अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला कि आप किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर में अपॉइंटमेंट बना लें एंड दे कैन डू द वर्किंग फॉर यू टू जस्ट टू मेक श्योर कि डिसेबिलिटी अलाउंस के ऊपर जो बेनिफिट उनको मिल रहे हैं दे कैन एडिक्वेटली मेंटेन देयर स्पाउस। थैंक यू फॉर योर कॉल सर। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं, हु हैव बीन वेटिंग पेशेंटली। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। भाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी मैं पुछना सी 7 ईयर पॉलिसी बारे पुछना सी भाजी। जी जी पूछो। हाँ जी, ਅਸੀਂ 7 ईयर पॉलिसी ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ जी। ਤੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂसेस ਆ? ठीक है, बड़ी मेहरबानी है थोड़ी। थैंक यू भाजी। थैंक यू। देखिए मैं आपको पहले समझा दूं कि प्रोसेस क्या हुआ। आपका उन्होंने 7 ईयर रिफ्यूज़ किया, आपके वकील ने हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया बिकॉज आपको राइट ऑफ अपील नहीं थी। हमारे साथ भी प्रैक्टिस में होता है कि जब हम हाई कोर्ट जाते हैं, जो होम ऑफिस के सोलिसिटर्स होते हैं उनको ट्रेजरी सोलिसिटर्स बोलते हैं, तो कभी कभी वो आपके साथ कंसेंट कर लेते हैं, जिसको हम कंसेंट ऑर्डर करते हैं। क्योंकि आप भी जाके ये चीज़ हाई कोर्ट में मोस्ट लाइकली चैलेंज कर रहे हैं आपके वकील के, जी ये गलत डिसीजन है, ये चीज़ें इन्होंने गलत कर दी, तो मे बी ट्रेजरी सोलिसिटर ने भी जब वो सारे डॉक्यूमेंट पढ़े होंगे जो होम ऑफिस के सोलिसिटर, उन्होंने होम ऑफिस को बोला होगा कि जी बेहतर है कि आप दोबारा कोई डिसीजन दें इनके ऊपर, तो उसको कंसेंट ऑर्डर बोलते हैं। और वो वैसे भी हम लोग क्लाइंट्स को प्रैक्टिस में भी बोलते हैं कि जी कल नया डिसीजन आएगा। अब कभी कभी ये होता है कि हम लोग कंसेंट ऑर्डर में स्पेशली लिख लेते हैं कि हर हाल में आपने 3 महीने के अंदर नया डिसीजन देना है। हम अपनी बात करें हमारी फर्म की जो हम प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी लोग नहीं भी लिखते, तो मुझे ये नहीं पता कि आपके कंसेंट में कोई टाइम लिमिट है या नहीं, बिकॉज अगर आपके कंसेंट में कोई टाइम लिमिट है कि इस टाइम लिमिट के अंदर उन्होंने डिसीजन देना है तो दे मस्ट, तो आपका जो वकील है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, दे कैन चेस देम अप। लेकिन अगर कोई टाइम लिमिट नहीं थी कंसेंट के अंदर, तो फिर आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि होम ऑफिस को खत लिखें कि जी हमने कंसेंट किया था तो प्लीज़ नया डिसीजन दें। आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मौसम बात कर रही हूँ और मुझे पूछना था कि मेरी मदर इन लॉ है ना, वो
2002 में मैंने अप्लाई किया था काम के लिए मिसल इंडेफिनिट स्टे के लिए एज ए इंडिपेंडेंट रिलेटिव, और वो रिफ्यूज हो गया था क्योंकि एडजुडिकेटर ने डिसीजन ले लिया था हमारे हम जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमको, उन्होंने कहा कि हमको ज्यादा टाइम चाहिए, उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, हमको पता ही नहीं चला, उन्होंने डिसीजन ले लिया था क्योंकि मेरे फादर इनको तब अलाइव थे। तो 2008 में वो गुजर गए थे, तो तब हमने दोबारा इंडेफिनिट लीव के लिए हमने अप्लाई किया था, तो वो हाई कोर्ट में चला गया था, तो हमने दोबारा अपील किया था, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि आपके पास वेलकम है सब कुछ है, करते मुझे हमको नहीं लग रहा कि आपका यहाँ आना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बच्चे भी है, निकलने के भी है। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें मम्मी को बुलाने के लिए, क्योंकि वीजा भी डालते हैं तो वो रिफ्यूज हो जाती है। ऑलराइट जी। और अभी लास्ट वीजा आपने कब डाला था उनका? लास्ट वीजा हमने 2012 में शायद डाला था। ऑलराइट, अभी वो 2013 में शायद डाला था। वो भी अपनी होम कंट्री में है ना? वो होम कंट्री में है। थैंक यू मैम, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि अब उन्होंने एल्डरली डिपेंडेंट के वीज़ा की थोड़ी सी चेंजेस कर दी हैं लॉ के अंदर 2012 के बाद, जुलाई के बाद, आई थिंक जुलाई था या दिसंबर में भी, एग्जैक्ट मंथ याद है मैं, 2012 में। अब उन्होंने कहा है कि इलनेस की वजह से अगर आपके जो पेरेंट्स हैं, एल्डरली डिपेंडेंट जो आपके पेरेंट्स हैं, अगर इधर आना चाहें तो हम उनको आने देंगे। अब उन्होंने उसमें कुछ कंडीशंस लगा दी कि इलनेस का मतलब ये कि वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कि कोई और फैमिली मेम्बर उनकी देखभाल वहाँ क्यों नहीं कर सकता, या वो लेवल ऑफ केयर उनको आप होम कंट्री में क्यों नहीं प्रोवाइड करके दे सकते। तो बड़ी स्पेसिफिक एक लिस्ट है जो आपको पूरी करनी पड़ती है। अगर आप उस लिस्ट को पूरा कर भी लें तो होम ऑफिस कभी कभी फिर भी रिफ्यूज़ करता है, लेकिन आप उसको, अगर आपको अपील का राइट मिला है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं इधर, और जज के आगे जाके अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर अपील का राइट नहीं तो फिर भी आपके पास परमिशन एप्लीकेशन की एक इजाज़त होती है, यानी कि एक अपील स्टैट्यूटरी राइट आपके पास है जो आप चैलेंज कर सकें। अब आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली कि जी पहले भी रिफ्यूज़ हो चुका है, तो अगेन मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक कोई रिफ्यूज़ल लेटर को पढ़ेगा नहीं, वो आपको बता नहीं सकता कि क्या क्या खामियां थी एप्लीकेशन में जो आप अगली दफ़ा दूर कर सकते हैं। टाइम भी हमारा पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी कॉल्स की। मैं सिर्फ आपको दो बातें एंड में बोलना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी कॉल अटेंड कर सकूँ शो के दौरान, और बड़े आराम से सब्र के साथ मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। अगेन थैंक यू टू TV99। आपको पता है हमारे एडवर्ड्स भी रन होते हैं एंड दे वेरी काइंड कि वो अपॉइंटमेंट के नंबर भी लगाते हैं। सो इफ़ यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट, आप उन नंबरों पे कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। बिकॉज लाइक एक्सप्लेन टू यू कि जो शो का फॉर्मेट है ये सिर्फ इस वजह से है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन टुडे इनटू द शो। आप सारों को ईद मुबारक, and inshallah I'll see you next Monday 7 to 8 on TV99. Allah Hafiz. अब आप एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV99.